नमस्कार विद्यार्थियों। बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम रीतिकालीन कवि आचार्य कवि केशवदास के बारे में जानेंगे। केशवदास का जन्म 1560 ईस्वी में और मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई। ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के आश्रय में ये रहते थे और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने बताया कि सनाड्य ब्राह्मण थे और कृष्णदत्त के पौत्र और काशीनाथ के पुत्र थे। जन्म और मृत्यु के संबंध में अलग अलग मत हैं, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। इनका इंद्रजीत सिंह की सभा में बड़ा ही मान सम्मान था। इनके घराने के बराबर संस्कृत के अच्छे पंडित होते आए थे और ये भी उनमें से एक ही थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि इनके बड़े भाई बलभद्र मिश्र वो भी भाषा के अच्छे कवि थे। केशवदास को जो पांडित्य का गुण इनमें आया वो इनका खानदानी ही था। पुश्तैनी ये गुण इनके अंदर आ गया था। इनके रीति विषयक 3 बड़े ग्रंथ रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला ये मिलते हैं। रसिक प्रिया में रस नायिका भेद से संबंधित है। कुल 16 प्रकाश हैं और 13 प्रकाश में इन्होंने श्रृंगार का ही विवेचन किया है। कवि प्रिया अलंकार व समस्त काव्यांगों का चित्रण किया है और राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए इन्होंने इसकी रचना की थी। ये लिखते भी हैं कि समुझहि बाला बालकन बर्णन पंथ अगाध कवि प्रिया केशव करी क्षमी यह कवि अपराध। काव्य में अलंकार को ये बहुत अधिक महत्व देते थे और शुक्ल जी कहते भी हैं कि ये काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे, क्योंकि ये स्वयं लिखते हैं कि जद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न बिराज ही कविता बनिता मित। केशवदास की रामचंद्रिका में 39 प्रकाश व 125 प्रकार के छंद हैं और इसीलिए इनकी इस रचना को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। रामचंद्रिका को डॉक्टर बर्थवाल फुटकल कवियों का संग्रह प्रतीत होता है, ऐसे कहते हैं, किंतु ये कथन सही नहीं है। प्रबंधत्व के सारे बाह्य विधान रामचंद्रिका में हैं। हालांकि शुक्ल जी कहते हैं कि रामचंद्रिका में वो विशेषताएं नहीं है जो प्रबंध काव्य में होनी चाहिए, क्योंकि प्रबंध काव्य के लिए मार्मिक प्रसंगों का चित्रण आवश्यक है और वो उसमें दिखाई नहीं देता है। मौलिक भावनाओं की भी गंभीरता नहीं है और वो कहते हैं कि केशव ने 2 प्रबंध काव्य लिखे, कहा जाता है, एक वीर सिंह देव चरित्र और एक रामचंद्रिका। किंतु वीर सिंह देव चरित्र तो है ही नहीं, वो तो इस श्रेणी में ही नहीं रखते। रामचंद्रिका जरूर एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, लेकिन क्योंकि उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा
इनके लिए केशव प्रसिद्ध रहे हैं और इसीलिए वो मुक्तक रचना के लिए तो ठीक थे, पर प्रबंध रचना के लिए नहीं, क्योंकि प्रबंध के लिए संबंध निर्वाह, कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान और दृश्यों की स्थानगत विशेषता ये होना बहुत जरूरी है, और इनका अभाव रामचंद्रिका में दिखाई देता है। इस बात को उदाहरण से समझाते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि राम आदि को वन की ओर जाते देख मार्ग में पड़ने वाले लोगों से कुछ कहलवाया इन्होंने, केशवदास जी ने। तो क्या लिखते हैं, किंदो मुनि शापत, किंदो ब्रह्म दोषरत, किंदो को ठग हो। बोलो, ऐसा इतना जो अच्छा सौंदर्यमय वातावरण है वो इतने सुंदर सुशोभित हो रहे हैं, और उस समय ऐसे भाव, उस समय तो सात्विक भावों का उदय होना चाहिए था। दूसरा है कि जो स्थानगत विशेषताएं थी उनका भी वो ठीक से चित्रण नहीं कर सके, क्योंकि प्राकृतिक दृश्यों के प्रति उनका कोई आकर्षण ही नहीं था। जैसे वो लिखते हैं, देखे मुख भावे अनदेखे कमल चंद, ताते मुख मुखे सखी कमल न चंदरी। या बासर की संपत्ति उलुक जो न चितवत। केशवदास कि रामचंद्रिका की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसमें संवाद योजना बहुत उत्कृष्ट है, और सबसे अधिक सफलता उनको संवादों में ही मिली है। जो उनके संवाद हैं वो तो रावण अंगद और तुलसी के संवाद से भी कहीं अधिक उपयुक्त और सुंदर हैं। रावण अंगद संवाद छोटे छोटे से संवाद हैं, लेकिन उनमें बहुत गंभीरता है। आगे इनकी जो रचनाएं हैं उनकी अगर हम बात करें तो विज्ञान गीता, जो संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक की ही तरह पुस्तक है। रतन पावनी, जो ने इंद्रजीत के बड़े भाई थे रतन सिंह, उनकी वीरता का छप्पयों में चित्रण किया है। यह वीर रस की रचना है। केशवदास जी के लिए एक बड़ी ये भी है कि ये रसिक प्रवृत्ति के थे, और शुक्ल जी बहुत अच्छा एक वृतांत सुनाते हैं कि एक दिन बुढ़े होने पर ये किसी कुएं पर बैठे हुए थे। वहाँ स्त्रियों ने बाबा कहकर इनको संबोधित कर दिया, और इस पर इनके मुंह से ये दोहा निकला, केशव केसनी अस करी, बैरियो जस न कराही, चंद्रबदनी मृगलोचनी, बाबा कही कही जाई। तो इस प्रकार ये रसिक प्रवृत्ति के कवि थे। केशव ने जो अलंकार विवेचन किया वह दंडी भामर उद्भट की परंपरा का ही है। विशेषकर दंडी के काव्य आदर्श का प्रभाव इन पर अधिक था। आचार्य शुक्ल जी ने इनके लिए कहा कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता एवं भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। कवि कर्म में सफलता के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। केशव की क्लिष्टता के बारे में भी बड़ा प्रसिद्ध है कि कवि को देन न चाहे विदाई और पूछे केशव की कविताई। तो केशवदास के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना, क्योंकि जब किसी भी कवि की जब तक हम उनकी विशेषताओं से
उनकी रचनाओं से, उनके जीवन परिचय से नहीं उसे जानेंगे, तब तक उसकी रचना को पढ़ना आसान नहीं होता। एक 4 लाइन इनके बारे में सरयू नदी का वर्णन करते हुए रामचंद्रिका में केशवदास जी कहते हैं, अति निपट कुटिल गति यद्यपि आप, तऊ दत्त शुद्ध गति छुअत आप, कछु आपुन अधगति चलंती, फल पतितन कह उरद फलंती। देखिए कितनी तत्सम शब्दावली का प्रयोग ये करते हैं, और फिर उसके साथ अति, कुटिल, गति, दत्त, शुद्ध जैसे तत्सम शब्दों के साथ में फिर क्या करते हैं, चलंती, फलंती जैसे विकृत रूप, भाषा के स्वरूप को जो एकरस नहीं होने देते, इनका प्रयोग करते हैं। यह जो है ये इस बात को व्यक्त करते हैं कि दुर्बोधता भावों की दुरुता के कारण नहीं, भाषा की अव्यवस्था के कारण है। अब हम जो हमारे पाठ्यक्रम में केशवदास की रचना लगाई गई हैं उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। केशवदास के बारे में हमने जान लिया कि ये एक अलंकारवादी कवि हुए। प्रबंध मुक्तक दोनों प्रकार के इन्होंने काव्य लिखे हैं। लाला भगवान दीन इनकी एक नक्शिक नामक रचना का भी उल्लेख करते हैं। ब्रज भाषा काव्य को कृष्ण की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने काव्य के शास्त्रीय पक्ष को संपूर्णता से ग्रहण करके व्यापक रूप से लक्षण उदाहरण की परंपरा, जिसका आभास संभवतः कृपाराम आदि में उनसे पूर्व ही मिलने लगा था, उसका साहस पूर्वक स्थापन और निर्वाह इन्होंने किया। ब्रज भाषा को बहुत समृद्ध बनाया इन्होंने, और तत्कालीन भाषा काव्य में रीति के प्रवृत्ति के लिए एक विशेष आदरपूर्ण स्थान भी इन्होंने अर्जित किया। डॉक्टर जगदीश गुप्त का मत है कि रीतिकाल के मान्य विद्वानों द्वारा यह बात बार बार दोहराई गई है कि जिन संस्कृत ग्रंथों का आधार केशव ने लिया या जो काव्य सिद्धांत उन्होंने अपनाया, उसका अनुकरण परवर्ती रीति कवियों द्वारा नहीं हुआ। अतः केशव के स्थान पर चिंतामणि को रीति परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय मिलना चाहिए, परंतु चिंतामणि का व्यक्तित्व केशव की अपेक्षा बहुत कम प्रभावशाली था। यह दूसरी बात है कि अन्य कवियों ने भी इन्हीं ग्रंथों को आधार बनाया जिनको चिंतामणि ने स्वीकार किया था। रीतिकाल के प्रति एक विशिष्ट मानसिक वातावरण के निर्माण में केशव का स्थान चिंतामणि की अपेक्षा कहीं अधिक ऊंचा है। केशवदास आचार्य और कवि दोनों ही रूपों में अपने तथा अपने बाद के युग के लिए एक प्रेरक शक्ति रहे, भले ही स्वतंत्र रूप से उनका महत्व इतना अधिक न हो। यह जो डॉक्टर जगदीश गुप्त की पंक्तियाँ ये हमने बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में लगाई गई पुस्तक रीतिकालीन काव्य में केशवदास का जो परिचय दिया गया है, लेखक एवं रचना परिचय, उसी से ली हैं। अब हम अपनी अगली जो हमारी कक्षा होगी उसमें हम केशवदास की रामचंद्रिका
के बालकांड में सरस्वती वंदना और राम वंदना के पदों की व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।